नमस्कार। आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव से। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के इस समय दो प्रमुख परिचय हैं। एक तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहिष्कृत शिक्षक हैं, ऑलमोस्ट बर्खास्त शिक्षक। दूसरा परिचय ये है कि इन्होंने एक किताब लिखी है। किताब का नाम है प्रोफेसर की डायरी, और इस समय भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में ये किताब इस समय टॉप पर है। अमेज़न जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा किताबें खरीदी जाती हैं, वहाँ पर ये ऑल लैंग्वेज इंडिया लिस्ट में नंबर 1 पर लगातार 20 दिनों से नंबर 1 रैंक कर रही है। और ग्लोबली जो किताबों की लिस्ट बनती है अमेज़न की, उसमें भी टॉप 5 में ये किताब है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, पहला सवाल, इस किताब को लिखने की आपकी प्रेरणा कहाँ से आई? क्यों लिखी आपने किताब? बहुत शुक्रिया दिलीप सर। और प्रेरणा कहाँ से मिली ये ठीक से बता पाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत योजनाबद्ध तरीके से ये किताब नहीं लिखी गई। मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, अभी भी हूँ, और साहित्य का एक रुझान जो पहले से रहा है वो किसी भी चीज़ को देखने, समझने और दर्ज करने को लेकर के अपने आप एक आदत में शुमार हो जाता है। पिछले लगभग 2 दशक का मेरा अकादमिक जीवन, और उस 2 दशक के फ्लैशबैक में कई बार वो पूरा अब तक का जीवन जो कलम और किताब से जैसे बना है जी। मेरी कोशिश हुआ करती थी कि मैं शुरुआती दिनों से डायरी लिखा करता था। कोई बहुत खूबसूरत याद है उस अब तक के सफ़र की, तो उसे कहीं दर्ज कर लिया। कहीं कुछ कोई चीज़ अजीब लगी या नई लगी या ख़ास लगी, तो उसे भी कहीं कहीं दर्ज कर लिया। इसीलिए इसका नाम आप देखेंगे कि लिखा हुआ है प्रोफेसर की डायरी। तो लगभग पिछले 2 दशक की, और ख़ास कर पिछले 1 डेढ़ दशक की, वो बिखरे पन्ने, वो नोट्स, वो कहीं किसी किताब के पीछे नोट कर लिया, वो सब कुछ मौजूद था। और चूंकि आपने परिचय में वो बात दर्ज कर ली है कि बहिष्कृत प्रोफेसर हूँ, तो कभी हुआ करता था मन कि मैं अपने इस सफ़रनामे को लिखूँगा और इस तर्ज पर लिखूँगा कि एक सामान्य मध्यवर्गीय किसान परिवार का एक व्यक्ति जो पहली बार देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक आता है, कैसे वो बनता है, इस यूनिवर्सिटीज़ ने, कलम किताब ने उसे बनाया, तो इसका कहानी लिखूँगा। लेकिन अब मैंने इसके आखिरी पन्नों तक ये लिखा कि कैसे उसे बहिष्कृत भी कर दिया गया। तो ये पूरा सफ़र है जी। लेकिन आपका जो एकेडमिक करियर है, जो आपका शैक्षणिक जीवन है, और उसमें जब आपने शिक्षा हासिल की, तो आप एक बहुत शानदार और सफल विद्यार्थी जीवन आपका रहा है। बहुत आप अच्छे विद्यार्थी रहे हैं और बहुत सारी सफलताएं आपके जीवन में जुड़ी हुई हैं। आप शिक्षक के तौर पर भी सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में रहे, क्योंकि आप विषय पर आपकी जो पकड़ है, इसको लेकर आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके दिल्ली आने से पहले के जीवन के बारे में, कि असली लक्ष्मण यादव के जीवन के तो 2 हिस्से खास करके हैं ही हैं। एक तो दिल्ली से पहले का और एक दिल्ली के बाद का। दिल्ली के बाद जो है, दिल्ली आने के बाद, वो काफ़ी कुछ इसमें चैप्टर दर चैप्टर मैंने इसको पढ़ा, 2 बार पढ़ लिया मैंने, क्योंकि आपको इंटरव्यू करना था तो पढ़ना तो पड़ता ही है। तो इसमें आप ये तो आप सारे लोग भी पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि लक्ष्मण यादव दिल्ली आने के बाद क्या है। दिल्ली आने के पहले का लक्ष्मण यादव कैसा है, कौन है? बहुत दिलचस्प सवाल है सर, इसलिए क्योंकि जब मैं शुरुआती दिनों में मेरी पढ़ाई लिखाई आजमगढ़ से हुई, मेरे घर में खेती किसानी बहुत थोड़ी सी हुआ करती थी। लेकिन एक चीज़ थी, शिक्षा मेरे पहली पीढ़ी, मेरे पीछे वाली पीढ़ी में, पिताजी की पीढ़ी में आ गई थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग थे, समझदार लोग थे, और ख़ास कर मेरे बड़े पिताजी वो इतना समझ चुके थे कि इस बच्चे को कुदाल फावड़ा देकर हाथ में खेत में नहीं भेजना है। इसे भैंस चराता हुआ देख करके वो मुझे बहुत डांटते थे कि तुम्हारा ये काम नहीं है। तो वो बार बार जोर देते थे कि तुम्हें पढ़ना है। इवन मैं 10वीं और 12वीं में हुआ करता था, तो क्रिकेट का बहुत शौक था, और मैं कई बार मैंने अपना अकादमिक नुकसान करके भी, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, वो एक शौक हुआ करता। तो वो बहुत नाराज़ होते थे इससे कि नहीं, तुम पढ़ करके कुछ अच्छा बन सकोगे। मेरे बाबा बार बार कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये बार बार सुनाया करते थे उनका। अब मेरे पिताजी समाजवादी पृष्ठभूमि के एक तरह से कॉमरेड कह सकते हैं उनको,
जो किसान मजदूर के सवालों से लेकर के वैचारिक रूप से बहुत सशक्त थे। तो वो जो बचपन में, और मेरे बड़े पिताजी एक कबीरपंथी सदगुरु हैं जो उत्तर भारत में उनको मानने वाले लोग हुआ करते थे, उनको मानते थे। पिताजी मेरे जो है थोड़े कम्युनिस्ट सोशलिस्ट थे। तो वो एक ट्रेनिंग सर वहाँ गांव में मेरे घर में मिले। घर में पुस्तकें हुआ करती किताबें हुआ करती थी, बहस का एक कल्चर था। बहुत सारी जगहों पर मेरे पिताजी कभी होते थे तो किसी किसान आंदोलन या किसी मजदूरों के यहाँ या किसी इस तरह की सामाजिक गतिविधि में ले जाते थे। और बड़े पिताजी एक खास तरह का जो संत परंपरा का एक बोध है समाज को, दुनिया को देखने का, वो मिलता रहता था। और इसलिए उन्होंने बहुत कुछ कुर्बान करके पढ़ाया। और मैं जब क्रिकेट जब बहुत खेलता था सर, तो 12वीं मेरे नंबर थोड़े कम आ गए। मैं भी बहुत परेशान था, एक हफ्ते खाना वाना नहीं खाया। बड़े पिताजी कहे पढ़ नहीं पाएगा। मैंने कहा नहीं पढ़ूंगा तो जरूर। मैंने आखिरी दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरा था। मैंने उसी समय जेएनयू का फॉर्म भरा था। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ग्रेजुएशन जो है फॉरेन लैंग्वेजेस में ही है, तो वो फिर नहीं हो पाया। बीएचयू गए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना वो एक टर्निंग पॉइंट है। और जब इलाहाबाद गया तो मैंने इस किताब में लिखा भी है, मेरे बड़े पिताजी कहते थे कि अगर नंबर कम आए तो चुपचाप यहीं रहना। उन्हें डर था कि शरारती बहुत है तो बिगड़ सकता है। लेकिन मैंने ये बात समझ ली थी कि कलम और किताब की अहमियत क्या है। वो जो बीए का समय था वो लाइब्रेरी में बीता। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 60% नंबर बहुत मुश्किल से आते थे, अभी भी बहुत कम आते हैं। तो हिंदी साहित्य में तो ऐसे भी कम नंबर, वैसे भी बहुत कम आते हैं। हिंदी, इतिहास, शिक्षा शास्त्र मेरा विषय था। तो वो सर जब वो एक चीज़ पीछे से हॉन्ट करती थी कि अगर 60% नहीं आया तो बड़े पिताजी ने कहा चुपचाप घर लौटाना। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने सबसे ज़्यादा किताबें अपने बीए के दौरान पढ़ी। अच्छा, और डर क्या क्या कराता है? नहीं ये कि पढ़ाई न छूटे। हाँ, वही तो अच्छा है। डर बुरा हमेशा बुरा नहीं होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो सर पहले ही ईयर में मेरा 64-65% नंबर आ गया। टॉपर 67% पे था। और फिर वो जो एक पढ़ने का जुनून पैदा हुआ, फिर वो एमए में मैं गया तो टॉपर ऑफ बैच हो गया मैं। अच्छा, लय बन गई इसका मतलब? लय बन गई। वो फिर पढ़ाई को लेकर के शुरू से भी रहा, लेकिन वो जो बीच में एक टर्निंग पॉइंट आया और उसके बाद जेएनयू आना चाह रहे थे। जेएनयू में एमए में एडमिशन नहीं हुआ तो हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने बैच में वॉल मैगजीन निकाली और लिखने पढ़ने वाले लोगों में सबसे आगे और टॉपर हुए। और वो एक सफ़र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक का था। और दिल्ली आने का मकसद, एकेडमिया में आना पहला मकसद नहीं था। वो यूपीएससी आईएएस बनने का एक शौक जो होता है पूरा बिहार यूपी बिहार में वो है। पिताजी बीमारी बोलिए, शौक बोलिए, दोनों हो सकता है। शौक भी इस बात के लिए कि उनको लाल बत्ती और हनक पावर उसको लेके आकर्षण है, और बाकी बहुत एक्सप्लोर नहीं कर पाते तो वो बड़े पिताजी कहते थे कि ये कलेक्टर बनेगा। तो हमें भी लगने लगा कि अवतार तो कलेक्टर बनने के लिए मेरा हुआ है। तो वो वहां से फिर दिल्ली आए। लेकिन सर अपीयरिंग में ही जेआरएफ हो गया। और जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप जी हाँ, उसमें पैसे मिलने लगते हैं। नेट जेआरएफ कितने मिल रहे थे उस समय? उस समय हमें मिल रहे थे 26,000 रुपए महीने के। और ऑलमोस्ट नौकरी है। हाँ, इसीलिए। और बड़े पिताजी ने ये कहा था कि 1 साल दिल्ली भेज रहे हैं कोचिंग वगैरह, और वो बहुत महंगा शहर है। मैं जब पढ़ रहा था दिल्ली में तो मेरी बहनें और छोटे भाई पढ़ने के लिए इलाहाबाद जाने को थे। तो वो जो फेलोशिप है, और ये किताब में भी मिलेगा कि हम जैसे लोगों के लिए फेलोशिप ये थी कि अब मैं अपने पैरों पर खड़े होकर दिल्ली रह सकता था और मदद भी कर सकते थे थोड़ा। और इलाहाबाद में जो बच्चे और जो छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे, हम उनकी कुछ मदद भी करने लगे। तो वो टर्निंग पॉइंट वहाँ था। फिर यहाँ आया तो मैं 21.5 साल में नौकरी पर आ गया। वो पूरा किस्सा इसमें डिटेल में है। तो वो दिल्ली आने के पहले का सफ़र शुद्ध रूप से एक विद्यार्थी जीवन का रहा है। और थोड़ा बहुत सबक ये रहा कि मेरे घर पीएचडी का आपका टॉपिक क्या था? पीएचडी का भी एक किस्सा बहुत दिलचस्प है कि मैं जब आया और 25-26 सीटें हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में थी, और जेआरएफ किए हुए लोग 10 या 12 थे। मतलब जब हमारा जेआरएफ हुआ तब वो देश भर में 12-15 लोग जेआरएफ होते थे। अब तो एक कॉलेज या एक यूनिवर्सिटी से हो जा रहे हैं। वो बदल गया समय। एक तो ये सहूलियत मिली, इसलिए पीएचडी में हमें प्रेफरेंस मिल गया। लेकिन टॉपिक चुनने में नहीं मिला। हमारे कई सुपर वो इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स बैठे थे,
तो मैं अपना टॉपिक बना कर ले गया था, क्योंकि एमए में मेरा स्पेशल पेपर भक्ति मूवमेंट था। तो भक्ति मूवमेंट और कबीर से जोड़कर मैं रिसर्च करना चाह रहा था। तो पहले ही उन्होंने कहा कि कबीर पर बहुत काम हुआ है, क्या करोगे तुम, तुलसीदास पर काम करो। और ये टॉपिक उनका बोर्ड मेंबर तुलसीदास पे जैसे कि कम काम हुआ हो। जबकि हकीकत ये है कि इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, कई गुना 50 गुना ज्यादा हाँ। तुलसीदास पर। और फिर भी लेकिन ये कह के कि कबीर की तुलना में तुलसी पर कम काम हुआ, मतलब उन्होंने आश्चर्यजनक। कई और लोग तो और भटकाने लगे, लेकिन उसमें से एक प्रोफेसर बोले कि नहीं नहीं, इसका भक्ति मूवमेंट पे है तो उसी पर रहने दीजिए। तो मुझे लगा न्याय ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अन्याय हुआ कि कबीर के बजाय तुलसी मिल गए। तो मेरा पीएचडी का टॉपिक है तुलसी विषयक हिंदी आलोचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा। तो वो और पीएचडी तुलना किसकी की आपने? तुलना तो जितने, चूंकि साहित्यिक जितने लोग संदर्भ लगाए, था, हाँ। तो तुलसी पर तो मैंने जब सूची बनाई तो 200-250 तो बड़े सो कॉल्ड बड़े आलोचक हैं, सबने तुलसी पर लिखा है। तो हमारे सामने ये संकट हुआ, तुलसी पर एक और काम आपका एक और तो उन्होंने यही कहा कि सबने काम किया, सबका निचोड़ तुम्हें निकालना है। निचोड़ भी 50 लोग कर चुके होंगे। तो ये बहुत दिलचस्प किस्सा पीएचडी का है। तो तुलसी पर पीएचडी मेरी। राइट, ठीक है। तो इसमें जो अब इस पूरे दौरान आप पढ़ा भी रहे थे, हाँ। और हिंदी साहित्य पढ़ा रहे थे। तो हिंदी साहित्य को आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि शुरुआत में आपने गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आए होंगे, फिर उसके बाद एडहॉक के तौर पर रहे होंगे। नहीं, एडहॉक से ही शुरू किया। एडहॉक से आपने शुरू किया है। तो ये जो एडहॉक सिस्टम है, ये ज़रा दर्शकों को बताइए, ये क्योंकि बहुत अजीब किस्म का सुनने में लगेगा शायद कुछ लोगों को। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये एडहॉक टीचर होता क्या है। तो ये जरा बताइए कि क्या सिस्टम है। जी, इस किताब के लिखने की शुरुआत में मेरे मन में एक नाम आया था, एक एडहॉक की डायरी। फिर मैंने उसे बाद में चल करके ठेके पर प्रोफेसर सोचा। तो अब एक किस्सा है, रोचक है, इसलिए सुना देना चाहता हूँ, नाम से जुड़ा हुआ है। एक संपादक, अभी तो ये किस्सा शायद पहली बार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आपसे साझा कर रहा हूँ, कि इस किताब को छापने से भी लोग मना कर रहे थे, और हिंदी के ठीक ठाक बड़े तो हिंदी का साहित्य थोड़ा दरिद्र हो जाता अगर इसकी ये किताब न छपती। तो सही बात है, क्योंकि इतनी पॉपुलर हिंदी पॉपुलर हो रही है इस चक्कर में। लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, ये हम नहीं छापेंगे। लेकिन ये जो अनबाउंड प्रकाशन है, इसने हिम्मत की। लेकिन उस जो एक संपादक से जब मैं मिला तो उसने कहा, सर ये ठेके पर प्रोफेसर क्या होता है? तो मैंने कहा, ठेके पर प्रोफेसर एक सिंबॉलिक नाम है, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए लोग हैं या अस्थाई लोग हैं। वो हंसते हुए कहा, सर देखिए, मैं तो कंफ्यूज हो गया कि एक प्रोफेसर नौकरी से निकाल दिया गया और ठेके पर पहुंच गया है। तो अच्छा, ठेका मतलब तो वो फिर मैंने कहा, नहीं भाई, ये अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कई और वजहों से फिर नाम हमने इसका अच्छा किया आपने, ठेके पर लक्ष्मण यादव। तो वो कहीं और ही चला जाता। जो बिना पढ़े आलोचना करते हैं, फिर वो यही कहते, देखो इसको ठेके पे जाना था, इसलिए बहाना कर रहा था। तो बहरहाल इसका मकसद यही है, एडहॉक का सिस्टम ये है कि वो असल में ठेके पर रखे गए लोग होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में ये सर लगभग 2007 में ईसी रेगुलेशन एक बना, और उसके पहले से सिस्टम था, लेकिन उसने उसको ऑर्गेनाइज्ड कर दिया कि अगर कोई 100 लोग हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो 100 में से हर साल मान लीजिए 5 या 10 लोग रिटायर हो गए, 4-5-10 लोग छुट्टी पर चले गए। तो उन लोगों की जगह पर तुरंत परमानेंट फैकल्टी रिक्रूट नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन कमेटी प्रोसेस में टाइम लगता है। तो हम एक टेम्परेरी अरेंजमेंट करते हैं, ताकि 4 महीने के लिए हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर आपको देंगे। उसका प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उसकी एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, उसका सिलेक्शन कमेटी से वो आएगा, सैलरी स्ट्रक्चर भी वही होगा, सैलरी स्ट्रक्चर सेम होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर होगा, यानी परमानेंट नहीं होगा। उसे दिल्ली विश्वविद्यालय एडहॉक कहता है। और वो 4-4 महीने के लिए था। नियम ये था कि 4 महीने आपके लिए पर्याप्त समय है, उस 4 महीने में आप परमानेंट रिक्रूटमेंट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर वो परमानेंट फैकल्टी आपके लिए होगी। लेकिन डीयू ने, और मैं एक चीज़ जोड़ना चाह रहा हूँ, वो एक ज़रूरी पक्ष है इसका, 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हुआ, 7, 8, 9 तक आकर के वो 27% पूरा भी हो गया। लगभग 2010 में मैं सिस्टम में आ गया, और जब मैं 2010 में दिल्ली में डीयू में सिस्टम में आया तो 500-700 एडहॉक रहे होंगे हर सब्जेक्ट मिला के, और 2023-24 में वो 5000 थे।
ओके। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 1000% मतलब 10 गुना बढ़ा। 10 गुना बढ़ गया। और इसका सीधा रिश्ता ओबीसी रिजर्वेशन से जुड़ रहा है, क्योंकि पहली बार ओबीसी टीचर्स को परमानेंट रखना नहीं है, हाँ, इसलिए आप एडहॉक ही चलाते रहोगे। लंबे समय तक वो चलता रहेगा। और उसका एक तरीका ये भी था कि अभी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक नियम जारी किया, हालांकि बाद में उसे वापस कर लिया, कि अगर 1 साल तक कोई रिजर्व कैटेगरी अगर खाली रहती है तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन डीयू ने सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग किया। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए कि एक पोजीशन खाली है, वहाँ एक टीचर रखना है, तो उस टीचर को आपने एडहॉक पर रख लिया, लेकिन वो पोजीशन अगर साल दर साल 3 साल 4 साल वैकेंट है, इसका मतलब वो परमानेंट पोजीशन है, तभी तो वो लगातार है। एग्जैक्टली। तो आप लगातार अगर एक डिपार्टमेंट है, जैसे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें एक पोस्ट आपकी लगातार खाली है अगर 5 साल तक, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये तात्कालिक भर्ती का पक्ष है जहाँ पर हम रखेंगे और फिर क्योंकि हमें होता है कि इस पद की जरूरत न रहे। तो ये जो हुआ आपके साथ, ये मतलब ये तो फिर, और ये क्योंकि 5000 लोगों के साथ सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो रहा है, इसका मतलब भारत में शिक्षा व्यवस्था के अंदर की एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको पोस्ट है, पोस्ट परमानेंट है, आप खुद साबित कर रहे हैं जब आप 10 साल 15 साल रख रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप परमानेंट नहीं रखेंगे, क्योंकि वो रखते ही आपको एक खास करके रिजर्व कैटेगरी का आधा पद तो चला जाएगा रिजर्व कैटेगरी के पास, और ये आपको करना नहीं है। इसीलिए सर, ये जैसे मैं खुद 14वें साल में निकाला गया, 14 साल आप ठेके पे थे, इसका मतलब वो पोस्ट परमानेंट थी, और मेरी जगह किसी को परमानेंट रखा भी गया ना। और धीरे धीरे अब वो भर रहे थे। लेकिन इसका एक राजनीतिक पहलू है और एक पहलू विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। इस किताब का मकसद ये जरूर है कि वो लोग जो डे 1 से जब वो सिस्टम में आते हैं तो वो एक परमानेंट फैकल्टी बनने की एलिजिबिलिटी रखते हैं, तभी हाँ बिल्कुल, तभी वो सिस्टम में हाँ यही तो शर्त है उसकी, अगर बनने के लिए तो वही शर्त है। हाँ, और अगर मैं अपने से उदाहरण ले लूँ सर, 12 साल में पीएचडी अगर है और एपीआई अगर आपके पूरे हैं तो मैं प्रोफेसर बन सकता हूँ, यानी 3 लेयर जो है, असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर। तो जिस समय मुझे प्रोफेसर बन जाना था, जिसकी सैलरी 3 लाख होती है और उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत बहुत वो पावरफुल जगह होती है, उस समय में एडहॉक से बाहर किया गया। ये उच्च शिक्षा व्यवस्था की त्रासदी है। मतलब ये कितना बड़ा एक केस स्टडी है इस मामले में डॉक्टर लक्ष्मण यादव की। मतलब आप जिस पद पर उनको पहला बार मान सकते हैं, किसी को टेम्पररी रखा, एक टीचर छुट्टी पे चला गया, बीमार हो गया, चलो रख लिया टेम्पररी, लेकिन आप जब वो पद ही परमानेंट है तो उस समय आप इसको जो रख रहे हैं, ये बहुत मतलब अजीब सा ही है। और इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें एक कारण तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये पूरी समस्या ही क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन के बाद ही शुरू हुई। तो इसमें से आपके पास मतलब 4 साल यूपीए के और लगभग 10 साल एनडीए के रहे, तो ये मतलब एक तरह से मतलब पार्टी पॉलिटिक्स के बियॉन्ड ये पॉलिसी है। मैं सर ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हम ये नहीं कह सकते, जैसे कुछ लोग या तो कहेंगे कि 14 के बाद भारत आज़ाद हो गया या गुलाम हो गया, दोनों ही तरह। मैं दोनों कुछ चीजें निरंतरता में, जिसमें से एजुकेशन पॉलिसी और वंचित जातियों की साइड लाइनिंग, ये दोनों पर एक कंटिन्यूटी भी है एक तरह से। और इसीलिए सर ये जो इसमें जिक्र भी आया है कि WTO से समझौता होगा कि FDI के लिए ओपन मार्केट करेंगे आप एजुकेशन को, ये तो 14 के पहले हो चुका था। हाँ। और उसके पहले लोग विरोध कर रहे थे। एडहॉक सिस्टम 14 के पहले था, इसलिए ये किताब बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि एक सरकार एक विचार खिलाफ, ऐसा है नहीं। ये किताब उस सिस्टम के खिलाफ है जो पहले से चला रहा था, जिसका शिकार हम जैसी पहली पीढ़ी के लोग ज्यादा हुए। अब भले वो लोग कह देंगे कि नहीं हमने तो सारे पद भर दिए, तो अब कैसे भरे हैं वो तो सामने। और उसमें क्योंकि आप अगर 14 साल एलिजिबल थे, तो इसका मतलब जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर रख रहे हैं तब आप इनएलिजिबल हो गए। हाँ। या कम एलिजिबल हो गए। मैं तो सर इसका मतलब 14 साल जो आप नियुक्तियां कर रहे थे, हाँ, से एक व्यक्ति को, या तो आपकी उसको पूरी प्रक्रिया पर ही फिर सवाल खड़ा होता है। लगभग 40-42 लेटर, चूंकि मैंने इसमें एक जगह लिखा है कि जैसे रिचार्ज किया था ना एक सिम कार्ड को, वैसे प्रोफेसर को आप रिचार्ज करते हैं। हाँ। तो 4-4 महीने का रिचार्ज कर रहे थे। आपने लगभग 40-42 बार मुझे रिचार्ज करके, मतलब उसको सीधी भाषा में कहें, आप मुझे अप्रूवल दे रहे थे कि हाँ आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आप अगले बैच को पढ़ाइए। तो मैं एक और सवाल इसमें जोड़ दूं कि अगर 14वें साल आपको पता चला कि मैं शिक्षक बनने के काबिल नहीं हूं, तो
14 बैच जिन बच्चों को पढ़ाया उनका क्या करियर होगा? कौन बर्बाद उनका किया? क्या हुआ? सही बात है। अब क्या आप एक अयोग्य शिक्षक से उस 14 बैच के बच्चों को पढ़ा रहे थे? सही बात है। इसका आपके पूरे 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 सिस्टम पर ही एक्चुअली फिर तो क्वेश्चन कर रहे हैं। और कौन सी एलिजिबिलिटी थी कि जो तब हम फुलफिल कर रहे थे और अब नहीं कर पाए? और ऐसे बहुत सारे लोग, मैं तो कहूँ सर डीयू में लगभग 1000 लोग निकाले गए। लोग इसलिए नहीं बोलते तो उन्हें लगता है कि अगर हम बोल देंगे तो अगले इंटरव्यू में आगे चांस के लिए खत्म। तो तय ही है, पूरे तौर पर नहीं out हो मतलब गए। इसीलिए मेरे सामने 2 रास्ते थे जब मैं नौकरी से निकाला गया। एक तो ये कि मैं भी चुप रह करके अगले किसी इंटरव्यू की तैयारी करता, किसी और तरीके को इजाद करता जिससे कि नौकरियां मिल रही हैं आजकल। और दूसरा विकल्प ये था कि इस सच को कम से कम लोगों के सामने रख दिया जाए। ये जोखिम भरा काम था। इसमें फिर ये तय हो गया है कि आप अगर इस तरह का विचार रखते हैं तो आपको कोई पसंद नहीं और विचार भी क्या है, मतलब आप जो साहित्य पढ़ा रहे थे तो साहित्य ही पढ़ा रहे थे। उसमें तो जो आपको इसी सिस्टम ने जो आपको जिस तरह से पढ़ाया और पढ़ाने और पढ़ने का जो विधि बताया उसी के हिसाब से कर रहे थे। वहाँ पर तो कोई पॉलिटिक्स थी नहीं। क्लासरूम के अंदर की क्लासरूम में अगर की होते तो अब तक छोड़ते ही वही है कैसे एक भी नोटिस मेरे खिलाफ नहीं। इवन मेरे विद्यार्थी शिकायत कर देते हैं। विद्यार्थी करते हैं और विद्यार्थी हर विचार के बैठे होते हैं। वही और और आजकल मोबाइल फोन के जमाने में अगर आप कुछ रिकॉर्ड होता है एक लाइन अगर आपने गलत पढ़ाया होता आज तक और तो वो तो वायरल हो चुका या होता। खराब पढ़ाया होता। खराब पढ़ाया होता। जो लोग चाहते थे कि लक्ष्मण यादव जैसे लोग सिस्टम में न रहें, वो लोग भी तो क्लास में मॉनिटरिंग करा करते थे। राइट। और वो विद्यार्थियों से फीडबैक लिया करते थे। उन्हें उस समय पता चल जाता था कि आपके ढेर सारे परमानेंट शिक्षकों से बेहतर हमारा ये शिक्षक है। विद्यार्थी मेरे साथ खड़े होते थे, उनका रिजल्ट, उनका परफॉर्मेंस बताता था। वैचारिक सॉरी हाँ, इस पुस्तक में आपने आप पूरी बात कर लीजिएगा। एक सवाल मैं तो उसके बाद के लिए मेरा है कि विद्यार्थियों से जुड़े हुए बहुत सारे बहुत दिलचस्प अनुभव आपने इसमें रखे हैं, तो मुझे हमें उनमें से कुछ के बारे में बताइएगा जी प्लीज़। मैं अभी जो बात कह रहा था वो केवल ये कह रहा था कि ये किताब असल में उच्च शिक्षा को लेकर के जितने भी एस्पेक्ट हो सकते थे उनका मेरी नज़र से देखा गया एक इतिहास का दस्तावेज है। मैं ये इसको बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन। और इसमें केवल शिकायतें नहीं हैं और न ही तारीफ के पुलिंदे बांधे। नहीं, बहुत होप है इसमें, बहुत जगह बहुत उम्मीद है कि एक बच्चा आ रहा है जिसे आप बता रहे हैं कि आपने उस पर कंधे पे हाथ रखा, ये सब आपका, और उसके बाद वो किस तरह से आगे की तरफ देख रहा है। ऐसे और कई किस्से हैं सर। फिर मैं इसीलिए एक नूह के बच्चे का है जिसका कि एडमिशन नहीं हो रहा है और वो स्ट्रगल कर रहा है, और वो रोते हुए हमने उसे देखा, लेकिन नूह से वो यहाँ आके स्ट्रगल कर रहा है, यही अपने आप में होप है। और वो जाते समय ये बोल रहा है कि सर इस बार नहीं तो अगली बार जरूर ट्राई करूंगा। यस यस। मैं उसकी आंख में जो उम्मीद है शायद वो हमारी ताकत है जी। और ऐसा हमने इस वो अनुभव आपसे कोई नहीं छीन सकता। बेशक आपसे एक प्रोफेसर का पद लोगों ने छीन लिया, लेकिन आपने जो जीवन का अनुभव एक वास्तविक शिक्षक के नाते जो कुछ हो सकता था वो सब, वो आपसे मेरे ख्याल से उससे आपकी वहाँ पर कोई वंचना नहीं है, वो शायद कंप्लीट। मुझे लगता है कि सर ये जो अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आज की तारीख में देश में हायर एजुकेशन तक केवल 3% युवाओं की आबादी जा पा रही है। उनमें भी रिसर्च वाले जोन तक या पीएचडी या पोस्ट डॉक्टर वो 1% से भी कम है। आधे % से भी कम लोग उसमें से प्रोफेसर बन पाते हैं। और मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा तो वो मैं उन लोगों में शामिल हूं जिनके पास ये प्रिविलेज तो है कि हमने 14 साल खुद को गढ़ा है। जितना मैंने पढ़ाया इस किताब में मैंने लिखा है उससे ज़्यादा मैंने पढ़ा है। मैंने किताबों को पढ़ने का सलीका विद्यार्थियों से बातचीत करके सीखा है। एक कविता, एक कवि जब मैं 2010-11 में पढ़ा रहा था तो वो शायद कुछ और अप्रोच था। उस कवि को पढ़ाने का 2021-22 में तरीका मैंने और बेहतर किया है। एक तो ये वाकई कोई नहीं छीन सकता। अनुभव के लिहाज से कहें तो एक बहुत विराट अनुभव जीवन का इस बहुत कम समय में हमने अर्जित किया है। इसीलिए ये किताब आपने बहुत ठीक टिप्पणी की कि ये एक उम्मीदों की किताब है। उम्मीदों की इसीलिए है क्योंकि इसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ने हमें बनाया है। हम तो जब आजमगढ़ से चल के आपने नहीं, बल्कि तो आपने लिखा है कि आपका तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी परमानेंट फैकल्टी में हो चुका था। आपने तय किया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। हाँ, हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपको अच्छा मानते हुए लगातार आपको एक्सटेंशन दिया, उम्मीद पाले रखी है कि आप यहाँ के प्रोफेसर बन सकते हैं। अब तो डीयू बताए कि वो क्यों नहीं बन सकते थे। वो जब बिहार में मेरी नौकरी लगी थी तो बहुत सारे लोग, घर वाले लोग भी कहते थे, कई हमारे शिक्षक ने कहा, हाँ हमारे प्रोफेसर हैं, उनका नाम चूंकि बदल दिया सबका, लेकिन वो प्रोफेसर भी आज भी जानते हैं। जैसे मेरे सुपरवाइजर, वो सारे भी किस्से हैं कि एक तरफ मेरे दोस्त का सुपरवाइजर उसका इतना शोषण कर रहा है कि वो उससे अपना रिसर्च पेपर लिखवा रहा है, अपनी पत्नी के लिए PDF का रिसर्च करवा रहा है,
तौलिया और साबुनदानी खरीदवा रहा है और कंघी नहीं बैग में लाया, तो उससे वो सुपरवाइजर नाराज होकर फेलोशिप पर साइन नहीं कर रहा है। इस चैप्टर का नाम है सुपरवाइजर की कंघी। तो वो दिलचस्प किस्सा है। वैसे ही मेरे प्रोफेसर ने कहा कि तुम्हारा वहां हो गया, तुम चले जाओ, क्योंकि देखो तुम मतलब एकदम वो पानी जैसा प्रोफेसर का होना चाहिए एकेडमिया में, जिस बर्तन में रखे उसका आकार ले ले, और तुम वैसे हो नहीं, तो जो नौकरी मिल गई उसे कर लो, पता नहीं यहाँ क्या क्या होगा। मैंने उनसे यही कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि एक बेहतर इंस्टीट्यूट में मैं रहूँ, और डीयू से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरा कॉलेज ऐसा है सर कि वो जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, इसमें नाम नहीं है लेकिन मेरी पहचान तो जुड़ी है। तो मैं जानता हूं कि मेरे कॉलेज ने मुझे बनाया है, उसके भीतर के स्टाफ रूम ने, वहां के दोस्तों ने, वहां के तमाम लोगों ने मुझे गढ़ा है। उसी कॉलेज में एक दिन ऐसा आएगा कि मैं जब इंटरव्यू के लिए आऊंगा तो मेरे कर्मचारी जो कॉलेज के हैं वो आंख में आंसू भर के कह रहे हैं कि सर हमें डर लग रहा है आपका परमानेंट होगा या नहीं होगा, वरना इस कॉलेज में तो कैसे कैसे लोग बचेंगे। वो आंख आज भी मुझे याद है, और इंटरव्यू बोर्ड में बैठे लोगों की आंखें याद हैं, जो ये भाव तय करके बैठे थे कि इनको सबक सिखाना है, कोट अनकोट। राइट। ये बहुत आश्चर्यजनक है लक्ष्मण जी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का मतलब ही विश्वविद्यालय है। विश्व के सारे विचारों का समुच्चय और उनके अंतर क्रियाओं से उपजने वाले ज्ञान का केंद्र। अगर मैं यूनिवर्सिटी का एक अनुवाद करना चाहूँ, उस शब्द का अनुवाद, तो ये है, मतलब ग्लोबल और विश्व, मतलब पर सारी दुनिया खुली हो, जो मतलब रविन्द्रनाथ ठाकुर बोलते हैं कि सारे तरफ से विचारों को आने दो। अगर हर विचार के व्यक्ति नहीं आएगा तो ऑब्वियसली वो अंतःक्रिया नहीं होगी, और अंतःक्रियाओं के बगैर फिर ज्ञान क्या निकलेगा। मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटी MIT नोम चोम्स्की को न सिर्फ टॉलरेट करती है, सिर पे बैठा के रखती है, और जो अमेरिका की सारी पॉलिसीज का दुनिया का सबसे प्रखर क्रिटिक है। मतलब वो इराक पे हमला हो, अफगानिस्तान पे हमला हो, अमेरिका की वैसी तैसी करता है, और अमेरिका उसको बाकायदा वेतन दे के, शानदार मतलब महल देकर उसको बैठा के रखता है। जो पॉल सॉत्र मतलब फ्रांस में प्रोफेसर हैं, और उसको रहते हुए सरकार गिरा देने के मूवमेंट में रहते हैं, और वो उसके बावजूद यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंदर रह पाते हैं। इस मामले में भारत का एकेडमिया दरिद्र है कि वो विरोधियों को टॉलरेट करने की उसकी एपिटाइट, जो मतलब हाजमा है वो कमजोर है। मतलब क्या है, मतलब ठीक है, आप सिर्फ मतलब कोरस गाने वालों का समूह क्यों बनाना चाहते हैं भाई? आपने सर जोड़ा है, तो मैं तो इस किताब में एक बिंब लिखा है मैंने कि जिस वक्त टाइम एंड स्पेस में आप देखें, तो जिस वक्त हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कोलंबिया कुछ और रिसर्च कर रहे होंगे कि दुनिया और बेहतर कैसे हो, हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक गाय खड़ी है जो गोबर दे रही है, जिस पर रिसर्च हो रहा है। लड़कियों के हॉस्टल पर गौशाला खुलेगी, अभी 76 कुंडी यज्ञ हो रहा है। तो एक तो ये है, वो साइंटिफिक अप्रोच और टेम्परामेंट को डेवलप करने के बजाय आप ये चाह रहे हैं कि एक विचार के लोग रहें। और हमने एक बात ये भी कही कि आपके वो भी रहें, गाय के गोबर पर भी शोध हो, लेकिन नैनो साइंस पर भी हो, और पाखंड के को खंड खंड करने पर भी, उसमें भी हो, तीनों हो ना। मतलब अगर हिंदू अध्ययन केंद्र बना है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो उसका किसी ने विरोध नहीं किया। हम तो चाहते हैं, थियोलॉजी पढ़ाई जाती है दुनिया भर में, धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता है, कोई समस्या नहीं है। और लेकिन आपसे कोई थोड़ी सी अलग राय रखता है तो इसे हर हाल में निकाल देना है। ये थोड़ा सा आपको लगता है कि आप बहुत तंग दिल हैं। आप या अपने विचारों को लेकर आत्मविश्वास नहीं है, या तो आपको लगता है कि ये विचार मेरे लिए खतरा है। मेरे कॉलेज के अपने स्टाफ रूम में भी ये बात होती थी कि मतलब एक व्यक्ति ऐसा क्यों है कि सब झुक गए, सब एक तरफ के हो गए, तो ये क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं एक बात कहता था कि जब इतने लोग आपके ख्याल विचार के हैं, तो एक अपने से असहमत को भी रख सकते थे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा सर, इसका मतलब विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हो रही हैं वो मेरी मेरिट पर नहीं हो रही हैं। वो मेरा अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 96 था आउट ऑफ 100 आपका, मेरा मतलब कई जगह पे वो मेरा गोल्ड मेडल और ये सब नहीं जोड़ते, फिर भी 93 नंबर है। और मेरी जगह जिसको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है वो 52 नंबर, 54 नंबर। यानी आप पूरे एकेडमिक स्ट्रक्चर को खराब शिक्षकों को भर करके, कम मेरिट वाले लोगों को भर करके उसको भीतर से खोखला कर रहे हैं। एक सवाल ये किताब ये उठाती है। दूसरा ये उठाती है कि जो एकेडमिक माहौल आपने सवाल में पूछा वो बहुत जरूरी है। ग्लोबल नॉलेज के ये केंद्र होते हैं, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का वैश्विक ज्ञान। आपका ऋग्वेद कहता है, जिसको आप इतना मानते हैं, आनो भद्रो कन्वत्तो देवा, जिस भी तरफ से, जिसको विवेकानंद ने भी कहा, ज्ञान जिस भी तरफ से आए तो आने देना चाहिए। अगर किसी क्लासरूम में बैठ करके कोई संस्कृति का एक पक्ष तुलसी पढ़ा रहा है, तो वहां एक कबीर भी होना चाहिए। वो मेरे सिलेबस में था।
तो वो नहीं किया गया इस समय। इसलिए किताब की जरूरत पड़ी कि कल को कोई बच्चा गांव से निकल करके यूनिवर्सिटी तक आए तो उसके पेरेंट्स उसके नाकामयाब होने पर केवल ये ना कहें कि बच्चा नालायक था। उन्हें ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कैसे भीतर से करप्ट हो रहा है। इसलिए ये किताब एक चिंता के साथ लिखी गई है कि समाज बेहतर बनने के लिए एक विश्वविद्यालय बेहतर होता है। और विश्वविद्यालय, किताब, कलम, सिलेबस बदला जा रहा है सर। एक तरह के, जैसे मैं अपना उदाहरण दे दूं, पहले तुलसी का पद पढ़ाया जाता था जिसमें केवट प्रसंग भी होता था। केवट प्रसंग एक अच्छा प्रसंग है, उससे आप एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। और उसी रामचरितमानस के केवट प्रसंग को हटा करके उसमें सुंदरकांड रख दिया गया। इस माइन्यूट चेंज को कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे? कबीर के वे दोहे अब शामिल नहीं है साहित्य में जो बेहतर समाज बनाने के क्रिटिक करते हैं। एक तो ये चिंता थी, लेकिन खैर अपॉइंटमेंट का पॉलिटिक्स है। आपके पिछले सवाल में जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ अनुभव, हाँ, वो मैं जानना चाहूंगा कि मतलब बहुत तो समृद्ध अनुभव रहा होगा। इतने समय में आपने इतने विद्यार्थियों को देखा और आपकी अपनी एक विश्व दृष्टि से देखा होगा, तो कैसा क्या रहा आपका अनुभव? की बात तो ऐसी है सर, इसमें एक किस्सा आता है कि मैं अपने सुपरवाइज़र से परेशान होता हूं कि बाकी बच्चों के सुपरवाइज़र उन्हें अपने घर बुलाते हैं, वो कुक करके खाना बनाते हैं, खिलाते हैं, उनकी सब्जी लाते हैं। मेरे सुपरवाइज़र लगता है मुझे कम मानते हैं, इसलिए घर नहीं बुलाते। तो एक दिन फ़ोन करके मैं कहता हूँ कि मैं भी आपके घर आऊँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आपका सफ़र लाइब्रेरी से शुरू होकर के मेरे स्टाफ रूम तक है, आप किताबों के करीब जाएं। इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कुलपति हुआ करते थे सर कि जब वो पैर छूने बच्चे दौड़ कर आए, अपने लॉन में टहल रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, लेकिन क्योंकि बात वो महत्वपूर्ण है, बच्चे दौड़ कर पैर छुए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या है जो पैर छूने आए? तो उन्होंने कहा आप गुरु हैं, आप ज्ञानदाता हैं। तो कहा कि देयर इज नो नॉलेज इन माई फिट, मेरे पैरों में कोई ज्ञान नहीं। वो देखो लाइब्रेरी है, उधर जाओ, वहाँ किताबें हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करो। वहां से एक विश्वविद्यालय यहां पहुंच गया कि अगर आप आज अपने प्रोफेसर का पैर न छुए तो हो सकता है कि अगली बार आपका क्या नुकसान कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये एक चीज बदल रही है। वैसे ही विद्यार्थियों को लेकर के वो मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हे हैं जब 14 साल मैं एक प्रोफेशन में हूं, मैंने आईएएस बनने के विकल्प को खत्म कर दिया, अपने जीवन के कई अपॉर्चुनिटीज को मैंने छोड़ दिया ताकि मैं एक बेहतर शिक्षक बन करके अपने समाज और अपने सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर दे सकूं। वो छीना गया, लेकिन वो जो 14 साल में मुझे मिला है वो शायद कोई नहीं छीन सकता। मिसाल के तौर पर एक किस्सा तो इसमें है, वो उस लड़के का नाम कुछ और था, मैंने नाम बदल दिया, जो रोज क्लास में आके सोता था। और एक दिन वो सो रहा था, ज्यादा नींद आने लगी तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, जैसे इस चैप्टर का नाम है क्लास में झपकी, तो वो जो झपकी आ रही है, मैंने ये ऑब्जर्व किया सर कि हमने बचपन में कोई गलती की तो हमें डांट दिया जाता था, तुम गलत हो, तुम ऐसे बुरे हो। हमें कोई प्रोफेसर मिलता था तो अधिकांश लोग कहते थे कि नालायक हो तुम, ऐसे। एक आध कोई ऐसा मिला जिसने कहा कि नहीं इस काम को ऐसे नहीं ऐसे करना है। वो कहीं सबक एक शिक्षक बनने में मेरे लिए मददगार था। मैंने मोहित से कहा कि तुम क्या कोई दिक्कत है, तो उसने कहा कि हाँ सर। मैंने कहा क्लास के बाद बताना। मैंने उससे पूछा था कि तुम क्लास में बताने की स्थिति में हो? उसने कहा नहीं सर मैं बता नहीं सकता। और बाद में आके बताता है कि मैं कैसे रात भर सो नहीं पाता क्योंकि मैं अकेला कमाने वाला भी हूँ और मुझे पढ़ना भी है। तो वो उसके बाद कुछ साल बाद मिलता है और वो कहता है कि मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया सर, मिठाई खाइए। और वो वास्तविक किस्सा है कि उसकी माँ लाइब्रेरी, वो मोहित मेरे लिए एक उम्मीद का नाम है, वो लाइब्रेरी दिखाते हुए कहता है कि माँ हमारे लिए यही मंदिर मस्जिद। हाँ, वो मैं बिल्कुल वो है ना, अम्मा हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च सब यही है। हाँ। इसी ने हमें सब कुछ दिया है। उसकी माँ एक सामान्य ग्रामीण महिला सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ हाथ जोड़कर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी मंदिर के सामने खड़ी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ये मैंने अपनी आंखों से ये दृश्य देखा। बहुत बढ़िया पंक्ति है। और वो जो लाइब्रेरी को लेकर के ये जो भाव इस देश और समाज में है, ये होना, मैं उसको बचाने के लिए इस किताब को लिखना चाह रहा हूँ, और ये जोखिम है, और इसलिए मैंने इसको लोगों के बीच लिखा। एक और किस्सा है सर कि एक बच्चा बिहार से आया था, उसकी सर्टिफिकेट में दिक्कत थी और उसका एडमिशन हो रहा था, जैसे नूह वाले बच्चे का 1% से नहीं हो रहा था। एक बच्चा था जिसके पास फीस नहीं हुआ करती थी, और मैं नहीं, मेरे जैसे जाने कितने शिक्षक और शोधार्थी हैं जिन्होंने पढ़ने वाले बच्चों को पैसे से मदद की। बिल्कुल, हाँ। एक कागज नहीं था, मैंने उसको तरीका बताया कि वहां मत जाना, वो मना कर देंगे कि नहीं एडमिशन नहीं होगा। ये पन्ने पर ये एप्लीकेशन लिख करके यहाँ से साइन करा के एडमिशन ले लो, 1 हफ्ते में कागज जमा कर देना। सर वो आज वो लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में परमानेंट प्रोफेसर है। वाह।
जो मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। और वो आज भी उसकी आंखें, और कई बार उसने बता दिया कि सर उस दिन अगर आप ना वो मदद नहीं करते तो शाम को मेरी ट्रेन थी, मैं बिहार लौट गया होता। तो इसलिए मैं इस पूरे सफ़र को कहता हूँ कि मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत लम्हे थे जब मैं अपनी क्लास में खड़ा हूँ। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा है इसमें तो काफी कुछ दर्ज है एक्चुअल में, इस तरह के सारे प्रसंग मैं जो कह हैं रहा हूँ वो- कि एक आईना हुआ करता था मेरे लिए, जो मेरी क्लासरूम में है, जो मुझे बेहतर इंसान बनाने के लिए भी। मैंने इसीलिए कहा ना कि बच्चों को पढ़ाया कम है, उससे पढ़ा जाता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा कि जो पढ़ने लायक नहीं थे। ये जो बाद का सफ़र है ना सर, पहला क्वेश्चन आपका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने या इस माहौल ने हमें क्या दिया? हमें रीढ़ दी है, हमें एक विचार दिया जिसमें हम सोशल जस्टिस या संविधान की बात करते हैं। तो हमने फूले, अंबेडकर, पेरियार को जब पढ़ा तब शिक्षा की कीमत को और बेहतर तरीके से समझा। और हमने अपने क्लास में ऐसे विद्यार्थियों को देखा है जो फर्स्ट जनरेशन थे, लड़कियां थीं जिनके पास कई बार फीस नहीं होती थी, लोग फीस से मदद करते थे, कई बार मानसिक तौर पर सहयोग करने की जरूरत होती थी। अब लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही हैं, ख़राब की जा रही हैं। और अब चाहा जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों को फिर से माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में तब्दील कर दिया जाए। तो ये इस चिंता के साथ ये किताब लोगों के हाथ में है। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव और ये है उनकी किताब। मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाला समाज है और हिंदी का समाज निश्चित रूप से पढ़ने लिखने वाला समाज है, वो इस ऐसी और इस किताब को पढ़ेगा और इसमें जो सार तत्व है उसको ग्रहण करेगा। जो नहीं लेने लायक है उसको त्याग दें, कोई दिक्कत नहीं है। और हम कामना करते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव एक नई जीवन यात्रा में हैं और नए ढंग से अभी भी वो शिक्षक का काम कर रहे हैं। हालांकि इनका अब जो मीडियम है वो बदला है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर लक्ष्मण। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।